अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद है आपका कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो में। उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे। प्रोग्राम हम मुख्तलिफ मौज़ूआत को लेकर करते हैं। कोविड-19 के जो हालात बने उसको मद्देनज़र रखते हुए आज हमने ऑन फ़ोन साबिक MLA बारामूला जावेद हसन बेग साहब, जो कि अपनी पार्टी के लीडर भी है, जो नई पार्टी लॉन्च हुई रिसेंटली, उनको भी प्रोग्राम में हमने ऑन फ़ोन इनवाइट किया है। और साथ में हमारे दूसरे मेहमान जो होंगे आज वो है रमीज़ मखदूमी साहब, जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट और TV डिबेटर और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी है। जावेद साहब और रमीज़ साहब, आप दोनों का हमारे प्रोग्राम में खुशामदीद। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले मैं जावेद साहब आपकी तरफ जाऊंगा। एक ऐसे हालात में, एक ऐसी सिचुएशन में, सरकमस्टेंसेस ऐसे थे कश्मीर में जब 370 को ख़त्म किया गया, जब 35A को ख़त्म किया गया, जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा ख़त्म किया गया। ऐसे हालात में अपनी पार्टी का वजूद यहाँ पे होना, पॉलिटिकल जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस है वो घरों में नज़रबंद थे, लोग घरों तक महदूद थे, लॉकडाउन था। अपनी पार्टी का वजूद में आना, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ कहते हैं ये बीजेपी प्रॉक्सी है, बीजेपी की क्रिएशन है। इस पे आपका कमेंट लेना चाहते हैं जावेद साहब? इस पे कमेंट नहीं है, इसमें तो एक जाहिर सी बात है, एक रिएक्शन होगा, एक स्टेटमेंट में दे दूंगा। इसमें आपको थोड़ा सा मुझे वक्त देना पड़ेगा जी। जितनी भी हमारी रियासत की जमातें माजी में रही हैं या आज की तारीख में हैं जी, ये तकरीबन सारी जमातें, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो या जो भी बाकी इलाकाई जमात हैं अब वजूद में आई है। लेकिन मैं माजी की बात करता हूँ 5 अगस्त से पहले हम सब के लिए जो हिंदुस्तान के आईन पे भरोसा करती थी और इलेक्शन पे और जमहूरियत पे यकीन रखती थी, हमारे लिए जिस तरह हिंदुस्तान के साथ इल्हाक एक एहतराम की बात थी, उसी तरह हम उन आर्टिकल्स को भी बड़ी एहतराम और अकीदत की नज़र से देखते थे जिनकी बुनियाद पे हिंदुस्तान के साथ हमारा इल्हाक हुआ था। तो ये ऐसा नहीं है कि हम हिंदुस्तान के साथ इल्हाक को तो एहतराम की नज़र से देखते थे और 370 और 35A पे हमारी कोई अकीदत और एहतराम नहीं होता। हम ये समझते हैं जितने भी मेन स्ट्रीम की जमातें हैं जो हिंदुस्तान को अपना मुल्क तस्लीम करती हैं, हमें हिंदुस्तान से शिकवा ये है कि जिन शराइत पर हमारा उनके साथ इल्हाक हुआ था उनमें 370 और 35A भी उसका हिस्सा थे। तो 5 अगस्त को जो फैसला हिंदुस्तान की हुकूमत ने किया, भारतीय जनता पार्टी हुकूमत ने, उसने अपने जो सियासी मंशूर रहा है या उनकी जो सियासी जदोजहद रही है मुल्क के अंदर, पिछले 70 साल उन्होंने जो हिंदुस्तान के लोगों से वादे किए थे, उन्होंने अपने वादे तो पूरे कर दिए। 35A को ख़त्म करके, 370 को ख़त्म करके वो ये समझते हैं कि उनको मुल्की सतह पे इससे एतबार की नज़र से देखा जाएगा कि उन्होंने जो मुल्क के लोगों के साथ वादे किए थे वो पूरे किए। लेकिन ऐसा करते हुए उन्होंने ये गौर नहीं किया कि जो मेन स्ट्रीम की पार्टी है रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर और जिनकी अवामी सतह पे लोगों के साथ एक वादा रहा है कि वो 370 का दिफा करेंगे और 35A का दिफा करेंगे, जब मुल्क की पार्लियामेंट में या मौजूदा सरकार ने ये ख़त्म कर दिया तो उन्होंने जहन में ये बात नहीं आई। इसके बाद जी जावेद साहब मैं आपको रियासत के अंदर की नहीं, मैं आपको जावेद साहब यहाँ रोकूंगा। मैं रमीज़ मखदूमी साहब के पास जाऊंगा। रमीज़ साहब, जावेद साहब का आखिरी जुमला मुझे कंप्लीट करने दें, उसके बाद जी। तो जितने भी यहाँ रियासत जो साबका हमारी रियासत है, जितने भी पॉलिटिकल वर्कर हैं या पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो सब 5 अगस्त के फैसले को रियासत के साथ जो मरकजी रिश्ता है उसके हवाले से दुख और अफसोस की नजर से देखते हैं और उनमें हम भी शामिल हैं। जी रमीज़ साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, जावेद साहब का आपने सुना होगा, आप किस तरह क्या आप इस बात पे इत्तेफाक करते हैं? देखिए, जावेद साहब की जो भी राय हो, खैर मैं एज अ जर्नलिस्ट ये कहूँगा कि पिछले 8 महीने से कश्मीर में पूरा घुटन का माहौल है। लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच लोगों को लग रहा है काफी हद तक उनसे छीना गया है। वो सोशल मीडिया हो या रियल वर्ल्ड हो, फ्रीडम स्पीच को दिन ब दिन खत्म किया जा रहा है। और जिस तरह से आर्टिकल 370 और 35A को
एक गैर जमहूरी तरीके से हटाया गया, बगैर असेंबली को बुलाए हुए, बगैर किसी रिप्रेजेंटेटिव से पूछे हुए, या बगैर लोगों से कोई सर्वे कराए हुए, या लोगों की राय लिए हुए, या लोगों की रिप्रेजेंटेटिव ट्रेड बॉडीज है, लीगल बॉडीज है, जर्नलिस्ट बॉडी, किसी से कोई राय नहीं ली गई और एक कर्फ्यू के माहौल में इस आर्टिकल को हटाया गया। तो अब तो वो पता है सब कुछ ऐसे क्या हो रहा है। आजकल अब नई मीडिया पॉलिसी की बात है, दूसरी चीजों की बात है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को आज रमीज साहब मेरा सवाल था जावेद साहब से कि ऐसे हालात में जब कश्मीर में लॉकडाउन था, जब कश्मीर में अनसर्टेनिटी का एनवायरनमेंट का एटमॉस्फेयर था, ऐसी सिचुएशन में आप अपनी पार्टी को लॉन्च कर रहे हैं। देखिए, अपनी पार्टी हो या पीडीपी हो या एनसी हो, लोगों का अब सियासत से भरोसा उठ चुका है। लोग अब सियासत से तंग आ चुके हैं। मेरे ख्याल से मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स या वोट पॉलिटिक्स का अब वो 370 और 35A के नारे लगाते थे तो एटलीस्ट कुछ लगता था किसी बात पे नारे लग रहे हैं या लोगों को जोड़ रहे हैं। मेरे ख्याल से जब तक 370 गया है, 35A गया है, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का काफी ग्राउंड खत्म हो चुका है और जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसने भी अपनी रूख खोई है। यहाँ आपको किंग से प्रेसिडेंट से प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को फिर गवर्नर को लेफ्टिनेंट गवर्नर में तब्दील किया गया। तो पिछले 70 साल में जिस तरह से इंस्टीट्यूशंस को करोड़ किया गया और उर्दू को करोड़ गया, अब पता नहीं है आइंदा 10-20 सालों में कश्मीर को किसी तहसीलदार के हवाले किया जाएगा। तो एक बड़ी ही गंभीर बात है। तो इसमें अपनी पार्टी हो, पीडीपी हो या कोई नई निराली पार्टी फिर से आए, उसका कोई खास मैं रोल नहीं देखता हूँ। लोगों की उम्मीदें टूट चुकी है। अब अल्लाह ही हमारा इस सहारा है और इस मझदार में से हमें निकाल सकता है। जावेद साहब, मुझे याद है आपका कि एक बार आपने इंटरव्यू के दौरान कहा था कि कश्मीर को एक यंग डायनेमिक पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडरशिप की ज़रूरत है, लेकिन जब अपनी पार्टी बनी तो हमने फिर से देखा उसमें वही चेहरे सामने आ रहे हैं जो पिछले 10 सालों से 20 सालों से 25 सालों से सियासत के मैदान में थे और जिन पर लोगों का जो ट्रस्ट था, जो एतबार था, जो भरोसा था, वो ख़त्म हो चुका है। तो आपने भी उसी नक्शे कदम पे चलते हुए उन्हीं लोगों के साथ ज्वाइन किया। क्या आप अपने उन वादों पे, अपनी बातों पे लोगों को तो धोखा तो नहीं देते कहीं पर? देखिए जी, मेरा असेंबली का रिकॉर्ड भी है और 5 अगस्त से पहले मैं 20 साल से मैं सियासत में हूँ। मैं आज सियासत में नहीं आया हूँ। मेरा असेंबली का रिकॉर्ड भी है और मैंने कभी पॉपुलर होने के लिए न सियासत में कोई स्टेटमेंट दी है और न आइंदा देने का कोई ऐसा इरादा है। बात यह है कि सियासत में आने का हक हर एक शख्स का है और जावेद बेग या किसी के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी को रोके कि आप सियासत में मत आए। यहाँ मामला जो है इसकी संजीदगी और इसकी नबीयत को समझने की जरूरत है। मामला ये है कि ये जो पैनलिस्ट भाई हमारे हैं ये कहते हैं अब खुदा इनके रेस्क्यू को आएगा। अगर खुदा ने ही हमारे रेस्क्यू को आना है तो ये फिर परेशान किस बात पर है? अगर ये समझते हैं, जिस तरह मैं माजी में असेंबली में कह चुका हूँ और मुझे उम्मीद है कि अगर आपने मुझे वक्त दिया है तो मेरी बात पूरी सुनने की कोशिश करें। जी फरमाइए। अगर हम कश्मीरी कौम को ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह ही हमारी सियासत करेगा तो फिर ये सारे फैसले जो आज तक हुए हैं इसमें अल्लाह के अमल दखल को शामिल करें। मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी कहा था और मैंने अपने हर एक इंटरव्यू में कहा था कि आप सिर्फ मेन स्ट्रीम को आगे के दायरे में खड़ा करेंगे तो आपके पास कुछ नहीं रहेगा। हमारी कश्मीरी कौम का एक बदकिस्मती से जिसका मैं हिस्सा हूँ एक मिजाज रहा है और हम जज्बाती भी हैं और कुछ सादा भी हैं। यहाँ अगर किसी सियासी तंजीम को या किसी तहरीक को लोगों ने इज्जत की नजर से देखा है तो वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जितने मेन लीडर्स हैं उनसे भी तो पूछा जाना चाहिए कि जो तहरीक उन्होंने शुरू की और जिसको उन्होंने मिलिटेंसी के साथ लिंक किया तो उनकी जो तहरीक है उसमें कश्मीरी कौम ने जो पिछले 30 साल कुर्बानियां दी हैं जिसकी तारीख में शायद ही कोई दूसरी मिसाल मिलती होगी ये 19वीं 20वीं सदी में कि इतनी बड़ी तहरीक, इतने बड़े लोगों की कुर्बानियां, उसके बाद उनको हासिल क्या हुआ। तो लिहाजा अगर आप सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और अपनी पार्टी को गदार कहते रहोगे और इसी पे ये सोचते रहोगे कि ये हमारी नाकामी है
तो जिन लोगों के साथ पूरी कौम ने रात और एक दिन किया और अपने बच्चे तक उनके हवाले किए, उनसे भी तो पूछना चाहिए कि आपने जो तहरीक की थी उसमें कहीं पर कोई ऐसा देश तो नहीं था जहां आप कंसोलिडेट कर सकते थे 35 को और 370 को। आपको ये मालूम नहीं था कि जितने बड़े मुल्क और जितनी बड़ी ताकत के साथ आपने ये जंग छेड़ी है, जब ये वापस रिएक्ट करेंगे तो इनका पॉलिटिकल रिएक्शन क्या होगा। तो अफसोस की बात तो ये है कि यहाँ के लोग ये समझते रहे हैं कि ये एक मजहबी मामला है और खुदा इंटरवीन करेगा। अल्लाह तबारक ताला ऐसे मामलात में कभी इंटरवीन नहीं करते हैं, और न ही अल्लाह और कुरान को इस लेवल पर लाना चाहिए कि वो मसला कश्मीर के हवाले से हिंदुस्तान के साथ जंग लड़ेगा। अल्लाह बहुत बड़ा है, वो कायनात चलाने वाला है, उसके लिए ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान कोई इशू नहीं है। ये हम जैसे लोगों भौंडे लोगों के लिए ये कोई सियासी इशू है। असली हमारा मसला जो है वो ये है कि हमारे यहाँ लोगों ने हर मामला जो है वो ताकत के बलबूते पे हल करने की कोशिश की है, और जब भी यहाँ किसी ने कोशिश की कि वो सिंसियरिटी के साथ सीधी सी और सच्ची बात करे, उस पर एतबार कम किया गया है। हमारा सबसे बड़ा इशू ये है, मेरी अर्ज सुनिए, हमारा सबसे बड़ा इशू ये है कि हमको ये रियलाइज करना होगा कि हमने जो जंग छेड़ी थी, हमने हमारे पास जो था हम उसको कंसोलिडेट नहीं कर पाए और हम मजीद ढूंढते रहे। मजीद के चक्कर में हम वो भी खो बैठे जो हमारे पास था। अब सारी जमातों को मिल बैठ के एक दूसरे को ट्रेटर और गद्दार कहने के बगैर ये अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करनी है, और कोशिश ये करनी है कि जो हमारे पास बचा है इसको किस तरह से कंसोलिडेट किया जा सकता है और जो हमारे इश्यूज हैं जो हिंदुस्तान के आईन के अंदर हल किए जा सकते हैं उसमें हम क्या रोल निभा सकते हैं। रमीज साहब, क्या वाकई जावेद साहब का कहना है कि यहाँ पर ताकत के बलबूते पर मसले को हल करने की कोशिश की जा रही है? ये देखिए जावेद साहब की अपना एक नुक्ते नजर हो सकता है, मैं किसी के नुक्ते नजर के खिलाफ डिसरेस्पेक्ट नहीं रखता हूँ। उन्होंने मेरी बात गलत समझी। मैंने ये कहा कि लोगों को आज काफी होपलेसनेस है। मैं ये मानता हूँ कि खुदा जमीन पर हमारे खुदा बहुत बड़ा है, ये में उसके बढ़कर कोई ताकत नहीं है, लेकिन ये भी सही है कि लोगों और लीडरशिप को खुद लड़ना होगा तभी खुदा मदद करेगा। ये मैं एग्री करता हूँ कि खुदा उन्हीं कौमों की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करे। लेकिन आज जो ये मैं कर रहा हूँ रियलाइज कि लोगों में काफी होपलेसनेस है, लोगों में काफी ज्यादा नाउमीदी है, चीजें सही नहीं हो रही है। आज डिलिमिटेशन की बात हो रही है, माइग्रेंट्स को बसाने की बात आ रही है। हाँ, अभी भी काफी वक्त बच चुका है जो जिनको फ्रीडम लीडरशिप, सेपरेटिस्ट लीडरशिप, उनमें से तो हमें ये भी याद रखना होगा कि काफी ज्यादा जेल्स में भी है। ये बात भी हमें मिस नहीं करनी चाहिए कि उनमें से काफी ज्यादा, चाहे उनके खिलाफ क्या केस की नौबत है ये हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन काफी ज्यादा 70-80% लीडरशिप काफी समय से जेल्स में। तो एक यूनाइटेड प्लेटफॉर्म अगर बने तमाम लीडरशिप का कश्मीर की, चाहे उनकी कोई भी, चाहे वो प्रो पाकिस्तान थॉट के हो, प्रो चाइना थॉट के हो, प्रो इंडिया थॉट के हो, प्रो इंडिपेंडेंस थॉट के हो, मैं इस चीज को एग्री करूंगा हर किसी के साथ कि अगर ये कौम एक यूनाइटेड स्ट्रेटजी बनाए, क्योंकि हम अब कम ही बचे हैं, तो हम ये डिलिमिटेशन हो या फिर जो दूसरों माइग्रेंट्स को यहाँ बसाने की डेमोग्राफिक चेंज है उनको रेजिस्ट कर सकते हैं। इसमें यूनिटी होनी चाहिए और हमें एक दूसरे की कैरेक्टर असैसिनेशन से भी बचना चाहिए। हमें एक दूसरे की किरदार कुशी नहीं करनी चाहिए। पिछले 30 साल में हमने खाली एक दूसरे की कैरेक्टर असैसिनेशन की, जिससे काफी नुकसान हुआ। तो तमाम लीडरशिप अगर मिल बैठे और हमारे काफी ज्यादा नौजवान भी, रमीज साहब आप कह रहे हैं कि लीडरशिप एक जगह मिल बैठे, एक टेबल पर आए, बात करें, ताकि जो यहाँ पे हो रहा है उस चीज़ को दूर करे, जो यहाँ पे गैर यकीनी सूरत हाल है उसको यहाँ से दूर करे, यही आपका कहना है। लेकिन वो कैसे पॉसिबल है रमीज साहब? नहीं, आप पॉसिबल बनाना है, वायर देयर इज अ विल देयर इज अ वे करके चलना पड़ेगा। डायलॉग चैनल्स एटलीस्ट कश्मीर की लीडरशिप को अपने साथ करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा ये जो डेमोग्राफिक चेंज है या दूसरी चीजें हैं इनको कैसे रेजिस्ट किया जाएगा, और जो बचा है और जिसको बचाया जा सकता है मजीद कैसे बचाया जा सके। और डोमिसाइल लॉज की तलवार अभी कश्मीर के गले पे अटकी हुई है, और मैं ये समझता हूँ कि डोमिसाइल लॉ जब भी किसी खित्ते पे लगता है तो सबसे ज्यादा तबाही वो वहाँ की नेटिव पॉपुलेशन पे करता है। ये खाली कश्मीर के लिए ट्रू नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए। अगर अमेरिका में एबोरिजिनल्स हो, ऑस्ट्रेलिया में एबोरिजिनल्स हो, या नॉर्थ ईस्ट हो, या कोई भी खिता हो, हिंदुस्तान का, पाकिस्तान का, अमेरिका, तो जब भी वहाँ डोमिसाइल लॉ लगते हैं उस खिते की
लोकल पॉपुलेशन को उसका ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इसमें जम्मू के साथ भी एक डायलॉग होना चाहिए और ब्रेनस्टॉर्म करना चाहिए तमाम वादी की लीडरशिप के लोगों को कि इन लॉज को कैसे यहाँ रोका जाए, क्योंकि ये एट द एंड ऑफ द डे नेटिव पॉपुलेशन नेटिव कल्चर्स के लिए खतरा पोज करते हैं जिस तरह इनको फिर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हम किसी के खिलाफ नहीं है, किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, किसी खत्ते के खिलाफ नहीं है, लेकिन एक ऐसी शक्ल होनी चाहिए जिसमें कश्मीर के खुद के राइट्स, खुद की एम्प्लॉयमेंट, खुद के रिसोर्सेज, फॉरेस्ट्स, एनवायरनमेंट, लेक्स, वाटरवेज वो भी बच पाए ताकि हम एक सस्टेनेबल तौर पे प्रोग्रेस कर सके। यहाँ टर्की के नाम पे कोई कचरा न लाया जाए। क्या प्रोग्रेस कहना सही बात है, लेकिन प्रोग्रेस के नाम पे फिर लोगों की कल्चर, लोगों की एनवायरनमेंट को तबाह करना सही मानों में प्रोग्रेस नहीं कहा जा सकता है। तो इस पे काफी ज्यादा ये सही मैं मानता हूँ यहाँ पे कि 100% तो मिल नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट 50% मिल सकते हैं और इस पे ब्रेन स्टॉर्म कर सकते हैं ताकि हम कश्मीर को आइंदा की तबाही से बचा सकें। जावेद हसन बेग साहब, आप पीडीपी में रहे, आप एमएलए 2 बार गालिबन बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, एक सीनियर पॉलिटिशियन मैं आपको कहूँगा, क्या ज़रूरत पड़ी कि आपने पीडीपी को क्विट किया और अपनी पार्टी को आपने ज्वाइन किया? नहीं, ये यहाँ मैं ये गलतफहमी आपकी दूर करना चाहता हूँ कि बदकिस्मती से पीडीपी में एक गलतफहमी का शिकार हो गए पीडीपी वाले। हम कुछ लोग जम्मू में थे और हमने एलजी साहब को एक फैसला किया कि जो हम लोग खुले हैं हम मुझे तो 3 महीने में बंद था, उसके बाद जब छूटा तो हम जम्मू में मिले। हमने ये फैसला किया कि हम एलजी साहब को एक मेमोरेंडम देते हैं जिसमें पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात हो, जिसमें ये डोमिसाइल लॉ की बात हो, स्टेटहुड की बात हो, जो हम खुले लोग थे अक्रॉस पार्टी लाइन। तो हम उसमें मिले जब उनसे, तो उसके बाद किसी ने महबूबा जी को कह दिया कि ये लोग पीडीपी को टेक ओवर करने वाले हैं, तो लिहाजा ना उन्होंने आव देखा ना दाव देखा, तो एक दिन में उन्होंने 11 एक्स एमएलए को डिस्पेल कर दिया महबूबा जी ने पार्टी से, और दूसरे दिन फिर बाकी 8-9 ने इस्तीफा दे दिया। तो जिसकी वजह से हमने पार्टी नहीं छोड़ी थी, पार्टी ने हमको डिस्पेल कर दिया था। तो इश्यू हमारे पास क्या है इस वक्त? इश्यू ये है कि आज 5 अगस्त के बाद हम गुलाम हुए हैं। 5 अगस्त के बाद हम गुलाम हुए हैं और अब जरा जावेद साहब मैं आपको रोकूं, मैं रमीज साहब का यहाँ पे कमेंट लूंगा आप ही की बात पर। रमीज साहब, जावेद साहब का कहना है कि हम 5 अगस्त के बाद गुलाम हुए हैं, लेकिन 370 को ख़त्म करने की वजह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि यहाँ लैक ऑफ डेवलपमेंट थी। क्या 70 सालों में यहाँ डेवलपमेंट की कमी थी? क्या इसका मतलब यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई 70 सालों में? रमीज साहब जी, मैं इससे बड़ी रेस्पेक्टफुली डिसएग्री करूंगा। 5 अगस्त से पहले भी यहाँ एक बड़ी जंग चल रही थी, चाहे उसमें एनसी की दोष हो, पीडीपी का दोष हो कि उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का माउथ पीस बनकर यहाँ लोगों की एजुकेशन को, हम यहाँ पे ये भी नहीं बोल सकते कि यहाँ पे स्टेट गन भी काफी चला लोगों के खिलाफ। रियासत को काफी जिम्मेदारी होती है पीस लाने में, सबसे ज्यादा पावरफुल गन रियासत का ही होता है। तो उन्होंने भी 30 साल में पीस प्रोसेस को खास अहमियत नहीं दी। हर किसी से गलतियां हुई और आज हम इस नतीजे पे पहुंचे कि कश्मीर, मैं ये एग्री करता हूं कि काफी नेगेटिविटी की तरफ आता है। अब जो हुआ माजी में, चाहे एनसी से गलतियां हुई, पीडीपी से गलतियां हुई या हुर्रियत की स्ट्रेटजी में कुछ खामियां रही, इस बातों से सबक सीख कर एक स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है यहाँ की कश्मीरी लीडरशिप को, ताकि कश्मीर में जो ये डोमिसाइल लॉज का कहर आ रहा है, माइग्रेंट्स का कहर आ रहा है, इससे बचा कैसे जा सकता है, इस पे एक कलेक्टिव रेस्पॉन्स दिया जाए, एक पीसफुल तरीके से दिया जाए और एक कलेक्टिव तरीके से, और सारों को मिलाया जाए। हर किसी ने यहाँ सफर किया है, या शुपियन हो, बारामूला हो, श्रीनगर हो, हर किसी ने सफर किया है। और लोग ये भी समझना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे रियासत ने वैल्यू ऑफ लाइफ को कभी प्रिजर्व नहीं किया है। रिजल्ट लोगों ने समझा कि मरने में ही सॉल्वेशन है, इस वजह से बहुत सारे लड़कों ने मरने की राह चुनी। तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि रियासत ने कभी कश्मीर को खुशी की नजर से नहीं देखा, या स्टेट का जो कहर बरपा यहाँ पे, उसकी वजह से काफी यहाँ तबाहियां हुई। फिर लोगों का रिएक्शन भी नॉर्मल नहीं रहता है जब एक स्टेट एबनॉर्मल तरीके से बिहेव करे। जो वादे किए गए शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से, उनको कैसे खंजर मारा गया, या जो वादे किए गए पीडीपी से उनको कैसे खंजर, या पीडीपी ने जो लोगों से वादे किए उनको कैसे खंजर, तो सबों ने गलतियां की, तो और यहाँ लोगों को पिसना पड़ा। और आज भी वक्त है कि कश्मीरी लीडरशिप जो बड़े बड़े नाम है वो मिले, आपस में बात करें एक दूसरे से,
कैसे इसको बचा जा सकता है। और हमें ये भी फैक्टर नहीं बोलना पड़ेगा कि कश्मीर एक इशू है दुनिया का वाहिद जो 3 न्यूक्लियर पावर्स में अब फंस चुका है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और चाइना। तो ये 3 धमाकेदार पावर्स हैं, इनकी जबरदस्त शक्ति है, इनके पास जबरदस्त डिस्ट्रक्टिव वेपन्स है। तो दुनिया का शायद ही कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा जहाँ जो 3 न्यूक्लियर पावर्स के बीच में अब फंसा हुआ है। तो यहाँ पे स्ट्रेटजी बनाना एक कमाल की बात है, और उस पर अगर हम लोग यूनाइट न हो तो काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। इस बात को कभी नहीं आप बोलना चाहिए कि अब ये कॉन्फ्लिक्ट 3 खतरनाक और काफी ताकतवर न्यूक्लियर पावर्स ने बन चुका है। तो यहाँ पे लोगों को अपने इंटरेस्ट बचाने हैं और लोगों को एक दूसरे के साथ बातचीत करनी पड़ेगी ताकि लोगों के गमों पे मरहम लगाया जाए और कश्मीर की सकाफत को, तहजीब को, तमद्दुन को बचाया जा सके। जावेद साहब, मैं जो डोमिसाइल लॉ की बात यहाँ पे रमीज़ मखदूमी साहब ने की, इसको मैं एक अजाब ही समझो कहूँगा अपने अल्फाज में। तो अपनी पार्टी इस पर लोगों को किस तरह एतमाद में लाएगी, कितनी एफर्ट करेगी आगे इस लॉ के हवाले से, इस अजाब से बचाने के लिए? रमीज साहब ने जो स्टेटमेंट दी मैं पहले कह चुका हूँ, पहले भी मैंने कहा है और 100% में इत्तेफाक करता हूँ कि हमारे पास कोई चारा नहीं है। खासकर जो हम कश्मीर के लोग हैं, कश्मीर के पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स हैं या दूसरे लोग हैं जितने भी, हम सब जब तक यूनाइट नहीं होते, किसी एक प्लेटफार्म पे नहीं आते और एक प्लेटफार्म पे आकर कोई हिकमत अमली तैयार नहीं करते, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी तैयार नहीं करते कि जिससे हम कोशिश ये करें कि जो ये पीछे आइसबर्ग है, टिप आ गया, तो जो ये आइसबर्ग आने वाला है इसके साथ किस तरह मुकाबला किया जा सकता है। अभी तो टिप ही आया है, अभी आइसबर्ग पीछे है। तो हम सबको कोई स्ट्रेटजी तैयार करनी पड़ेगी। मैंने एक बात कही थी, मैं उस सिलसिले में एक थोड़ा सा आपको वजाहत करूं। मैंने असेंबली में एक तकरीर में कहा था कि 1927 में जब यहाँ हिंदू महासभा और डोगरों को लगा कि पंजाब से मुसलमान आके कश्मीर में और जम्मू में बसेंगे और डेमोक्रेसी वन साइडेड हो जाएगी, तो मैंने उनको कहा पिछली बार असेंबली में कि अगर आपने दफा 370 और 35 से खत्म किया और अगर यहाँ जमीनें बिकना शुरू हो गई और अगर बाहर से लोग यहाँ आना शुरू हुए, तो एक बात मैंने जम्मू के लोगों को कहा था, मेरी याद रखना, और वो आज भी आप रिकॉर्ड आप रखें। मैंने उनको कहा कि कश्मीर में कोई आके बसेगा या नहीं बसेगा, लेकिन एक गारंटी मैं आपको दूंगा कि जम्मू में जो लोग हैं ज्यादातर मुसलमान आके बसेंगे, क्योंकि मुल्क के बाकी इलाकों में जो मुसलमान बसते हैं उनको अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ की जगह लगती है तो वो जम्मू कश्मीर है, क्योंकि यहाँ पे मुसलमानों की तादाद ज्यादा है। इस वजह से वो यहाँ कंफर्टेबल महसूस करेंगे। यहाँ आकर डेमोग्राफी चेंज इस तरह से हो जाएगी कि जम्मू में जम्मू वाला माइनॉरिटी बन के रहेगा। ये आज भी मैंने उनको कहा है और आज भी उनको ये कहता हूँ कि अगर वो ये समझते हैं कि जम्मू वालों को इसका कोई फायदा होगा कि बाहर से आके हिंदू बसेंगे और मुसलमानों की तादाद कम हो जाएगी, तो वो ये गलत फहमी निकाल दें, क्योंकि गुजरात से, पंजाब से, महाराष्ट्र से हिंदू आके नहीं बसने वाले जम्मू में। अलबत्ता जो मुसलमान हिंदुस्तान में खतरा महसूस कर रहा है वो आकर जम्मू में बसना शुरू होगा, तो फिर जम्मू के लोगों को एहसास होगा कि जो या जम्मू की उन सियासी जमातों को जो आजकल खुशियां मना रहे हैं कि यहाँ डेमोग्राफी चेंज होगी, उनको इस बात का एहसास होगा जब यहाँ मुसलमान आके बसना शुरू करेंगे, क्योंकि जम्मू में जमीनें ज्यादा मुसलमानों के पास की हैं। तो जब ये मुसलमानों ने अगर खुदा न करे ये फैसला कर लिया कि उन्होंने अपनी जमीनें देनी है और फिर वो आपने सिलेक्टिव हो गए, तो ये डेमोग्राफी चेंज इस तरह से होगी कि जम्मू वाले जो है वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे जो ये 35 और 370 खत्म हुआ है। मुसलमानों की डेमोग्राफी चेंज नहीं होगी, ये फिर मसला हिंदू और मुस्लिम बन जाएगा। मेरी गुजारिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जावेद साहब, आखिरी दो सवाल है मेरे आपसे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये है कि वो 35 है और 35 के हवाले से अपनी पॉलिसी को रिविजिट करें। इस रियासत का जो एक तारीखी पस मंजर रहा है, यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत तारीख हमारी रही है, टॉलरेंस की तारीख रही है, तो उसको रहने दें और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट में केस है उसमें इंसाफ होने दें। तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह न डेमोग्राफी चेंज होगी और न आने वाले वक्त में हम उन खदशात और उन मसाइब का शिकार होंगे जिनकी तरफ इशारा आप भी करते हैं, मैं भी करता हूं और दूसरे आम लोग भी करते हैं। तो मुझे आखिरी 2 सवाल है मेरे जावेद साहब, अगर हम सब इत्तेहाद कर लें अगर हम सब इत्तेहाद कर लें और ये रमीज साहब जैसे पढ़े लिखे लोग जिनका मीडिया तक एक्सेस है ये भी इसमें एक रोल निभाएं कि सारे सियासतदान ये समझे
कि सियासी जमातें तो ठीक हैं, लेकिन सियासी जमातें तब रेलेवेंट होती हैं जब वो अपने लोगों के लिए कुछ कर पाए, और अगर इन मुश्किल हालात में हम अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाते तो हमारा होना या ना होना कोई माने नहीं करता। जी, आखिरी दो सवाल है मेरे जावेद साहब आपसे एक ये कि इस वक्त जो कश्मीर में हम हालात देख रहे हैं, एक यूथ मिलिटेंसी ज्वाइन कर रहा है, ये आप खुद भी जानते हैं, कैसे यूथ को अप्रोच किया जाए, क्या वजह है, कौन चीज़ यूथ को मजबूर करती है मिलिटेंट्स वेपन्स उठाने के लिए, आर्म्स को उठाने के लिए, अपने घर को छोड़ने के लिए, कैसे अप्रोच करे बीइंग ए पॉलिटिशियन? देखें मेरी अर्ज सुने, ये आपकी मेरी हमारे बुजुर्गों की, हमारे दीन जानने वाले हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने नौजवानों को सिर्फ एक बात समझाएं। मैं आपको सिर्फ पिछले एक महीने का फिगर दूंगा। पिछले एक महीने में कम से कम हमारे 30 मिलिटेंट मारे गए हैं कश्मीरी, 30 मिलिटेंट मारा गया पिछले एक महीने में। हाँ। मेरे अंदाजे में 30 से ज्यादा मरे होंगे। मुझे बताएं कि गोरिल्ला वारफेयर के उसूल के तहत जो ये जावेद साहब एक डेटा के मुताबिक जनवरी 2019 से कल तक जो हमारे पास डेटा है, 124 जो यूथ है कश्मीर के उन्होंने ज्वाइन किया है। हमारे 124 आदमी इस छोटी सी रियासत में से 124 हमारे बच्चे जो हैं वो मारे गए हैं। जरा मुझे बताएं कि जो जिनके खिलाफ इन्होंने बंदूक उठाई 124 ये गए, उनके कितने मारे? एक रियलिस्टिक अप्रोच हमने अपनानी है कि किस तरह से हम अपने लिए इस एक मिनिमम स्पेस में हम क्या अचीव कर पाते हैं और उसको किस तरह से कंसोलिडेट कर पाते हैं, जिससे हमारी तहजीब, हमारा तमद्दुन, हमारी हिस्ट्री, हमारा कल्चर, हमारी रवायात ये सब महफूज रहें और कश्मीर में फिर अमन आए और हम इन मुश्किल हालात में से देखें कि परवरदिगार हमको किस तरह से अपनी मदद से निकालता है। लेकिन शर्त ये है कि उसके सिलसिले में हम सबको इत्तेहाद करना होगा और माइनस वायलेंस कोई तरीका इख्तियार करना होगा जिससे हम अपनी मंजिल की तरफ एक सफर शुरू कर सकते। जी रमी साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जावेद साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी आपकी बात आ रही है। आखिरी सवाल है, शायद रमीज मखदूमी साहब की जो लाइन है वो ड्रॉप हुई है, मुनक़ता हो चुकी है। आखिरी सवाल है मेरा जावेद हसन बेग साहब से, साबिक एमएलए बारामूला में रह चुके हैं पीडीपी के लिए। और जावेद साहब, हमारा लास्ट टाइम हमने एक प्रोग्राम किया पब्लिक इश्यूज़ के हवाले से, सबसे ज़्यादा कॉल्स हमें जो मौसूल हुई वो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के नारवाव इलाके से, जहां पर डांगरपुरा, तारीपुरा, नारादरी, मलपुरा, लरीडुरा वगैरह जो गाँव है वहाँ से हुई कि वहाँ पर ज़ीरो डेवलपमेंट हुई है और लोग सबसे ज़्यादा मोरद इल्जाम जावेद हसन बेग को ठहरा रहे हैं। क्या वजह है जावेद साहब? ये ऐसा सवाल है कि जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। ये तो आने वाला वक्त फैसला करेगा कि मैंने वहाँ काम किया है कि नहीं किया है, और ये कौन सी कोई ऐसी रिलायबल इंफॉर्मेशन है कि लोग कहेंगे। अभी कभी आप आ जाए मेरे साथ तो मैं आपको दिखा दूंगा कि मैंने कितने काम किए हैं। मैंने जो सबसे बड़ा रोड है वो शेरी से लरीडोरा से बाबरेशी जा रहा है, उस पर काम किए मैंने शुरू करवाया। मैं तो 3 साल मैंने रहा, 2018 में तो हुकूमत खत्म हो गई थी, उसके बाद गवर्नर आ जाए। मेरा लरीडोरा में हॉस्पिटल बन रहा है इस वक्त भी शब्दोमत से, अब क्योंकि कोरोना वायरस का काम नहीं जा रही है। लरीडोरा में वाटर सप्लाई स्कीम चल रही है। डांगरपुरा में आप देखें उधरी से तो वो सारा रोड जा रहा है। मैंने कितने ट्रांसफार, ये ऐसे ही बातें हैं, कुदरती बात है कि आपको अगर 50 फोन आते होंगे तो मेरे पास तो 100 आदमी दिल को मिलने आते हैं। तो ये चीजें, इन चीजों पे आप क्या समझते हैं कि ये काम नहीं किया होगा तो काम करने के बगैर ही मेरी कोई रेलेवेंस होगी? आपके पास जो जिन लोगों ने फोन किए होंगे, जाहिर सी बात है कि इनमें से बेशुमार लोग जो होंगे वो ये उनका ताल्लुक कहाँ से होगा, किन से होगा, तो मैं इन चीजों को नोटिस नहीं करता। मैंने जो किया है किसी पे एहसान नहीं किया है, अपना फर्ज समझ के किया है। मैं आपको सारी डिटेल्स बता सकता हूँ, एक एक काम की अभी बता सकता हूँ, अगर आप चाहें तो स्टेटमेंट दे दूंगा, फिर आप वेरीफाई करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने नारवा में जो मैंने काम किया है, मेरे अंदाजे में उतना काम तो कभी नहीं हुआ है जितना मैंने नारवा में किया है। चलिए जावेद हसन बेग साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
जी नाज़रीन, और रमी साहब चूँकि आपकी लाइन ही ड्रॉप हुई, आपने भी हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। मज़ीद अगले प्रोग्राम में किसी और पॉलिटिकल शख्सियात के साथ प्रोग्राम में हाजिर होंगे, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।